आदाब। रोजनामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव देख रहे हैं आप अपने मेज़बान शिराज चौधरी के साथ। 2024 के आम इंतखाब पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और इलेक्शन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। सरकारी मशीनरी पूरे तरीके से इंतखाब करवाने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट की 5 सीटें हैं, 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी की। अब नाजरीन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी और सबसे चौंका देने वाली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हमने पहले भी कई बार बात की है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से और हमने बताया है कि कौन कौन से उम्मीदवार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के में इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं। हमने ये भी बताया था आपको, मरकजी हुकूमत हो, हिज़्ब इक़्तिदार की हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत हो, हर एक सरकार की या हर एक सियासी जमात की नज़र राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मरकज की क़यादत से लेकर यूटी तक की जितनी भी लीडरशिप है उन सबकी निगाहें राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के ऊपर टिकी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आपकी बार कमल का फूल वादी कश्मीर में भी खिलेगा। उनका ये साफ कहना है कि कमल का फूल कश्मीर घाटी में भी खिलेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर सूबा से आपकी बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतेगी। अगर बात करें पार्लियामेंट इंतखाब की राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से कैंडिडेट का ऐलान किया गया और मियां अल्ताफ को नामजद किया गया बतौर कैंडिडेट राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबका वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि हम इंडिया अलायंस के अथादी थे, हमने गुलकार अलायंस बनाया था। और उनका ये साफ कहना था कि जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातें हैं जितनी भी उनके सबसे बड़े और सबसे बुजुर्ग रहनुमा फारूक अब्दुल्ला थे और हमने गुलकार अलायंस जब बनाया था तो हमने क़यादत जो है फारूक अब्दुल्ला साहब को दी थी। उनका ये साफ कहना है कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब को हमने क़यादत दी थी कि हमने जम्मू कश्मीर के जो खोया हुआ वकार है, जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है वो हमने वापस लाना है, जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम के जो मुश्किलात हैं वो हमने वापस लानी है, उनके लिए हमने जद्दोजहद करनी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ सलाह व मशवरा किए बगैर ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। महबूबा मुफ्ती का ये साफ कहना था कि हमारे जो वर्कर हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो जोर डाल रहे हैं और उनका ये साफ कहना है कि हमने भी इंतखाब लड़ना है। यानी इशारों में महबूबा मुफ्ती ने भी वाज़िया कर दिया कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी कश्मीर की 3 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब लड़ा जाएगा और हिस्सा इंतखाब में जरूर लिया जाएगा। बात करेंगे डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद जिनका ताल्लुक वादी चनाब से है, चनाब के ज़िला डोडा की बात करें तो ज़िला डोडा से गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद वाबस्ता है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी फैसला लिया और अपनी डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई और सीनियर रहनुमा ताज मोइनुद्दीन की तरफ से ऐलान किया गया कि राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम नबी आज़ाद होंगे। यानी गुलाम नबी आज़ाद ने भी बड़ा दाव खेला और गुलाम नबी आज़ाद का भी दाव राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। नाज़रीन इससे पहले हमने बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बैंक है। अगर कैंडिडेट की बात की है जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अपना कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारा है, इस सेगमेंट से उतारा है, तो मियां अल्ताफ की काफ़ी पकड़ है खिताब पीर पंजाब में। राजौरी और पुंछ में एक मियां अल्ताफ की एक बहुत बड़ी पकड़ है वोट बैंक के ऊपर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मियां अल्ताफ को बतौर कैंडिडेट मैदान में उतारा है। उसके साथ साथ अगर बात करें कुलगाम की, तो कुलगाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है। तो अनंतनाग की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें तो 2019 के जो इंतखाब हुए थे उसमें भी ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। ये भी एक फैक्टर रह सकता है, इसकी बिना पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अपना कैंडिडेट उतारा। महबूबा मुफ्ती की बात करें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो पिछली कई दहाइयों से साउथ कश्मीर को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। अनंतनाग की बात करें तो महबूबा मुफ्ती का होम टाउन इसी जिला में आता है। बीजबिहाड़ा से महबूबा मुफ्ती वाबस्ता है, बीजबिहाड़ा से महबूबा मुफ्ती बतौर चीफ मिनिस्टर रही हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद बतौर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बीजबिहाड़ा थी। यानी कि साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो साउथ कश्मीर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। साउथ कश्मीर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को जितनी मकबूलियत हासिल है, जितना वोट बैंक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का है, इतना किसी और सियासी जमात का नहीं। तो महबूबा मुफ्ती ने भी अगर दावा ठोका है कि हम इस निश्चित से उम्मीदवार उतारेंगे और हम इंतखाब लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि महबूबा मुफ्ती का भी काफ़ी वोट बैंक है साउथ कश्मीर में।
لیکن بات کریں گے ڈیموکریٹو پروگریسو آزاد پارٹی کی، تو ڈیموکریٹو پروگریسو آزاد پارٹی کے جو چیئرمین ہیں غلام نبی آزاد صاحب، انہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا کہ غلام نبی آزاد صاحب خود اس نشست سے بطور امیدوار اتریں گے اور غلام نبی آزاد انتخاب میں حصہ لیں گے۔ غلام نبی آزاد کی اگر بات کریں تو خطہ پیر پنجاب میں کوئی ایسا بڑا سیاسی چہرہ نہیں ہے غلام نبی آزاد کے ساتھ۔ اگر رجوری ضلع کی بات کریں تو سابقہ ممبر اسمبلی اور سابقہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے جو اشوک شرما، جن کا تعلق کالا کوٹ سے تھا، رجوری ضلع کے کالا کوٹ سے تعلق ہے، لیکن کالا کوٹ سیگمنٹ جو ہے وہ جموں پارلیمنٹری نشست کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ کوئی اتنا بڑا چہرہ، کوئی اتنا بڑا لیڈر اس سے کانسٹیچوئنسی سے وابستہ نہیں، حالانکہ ڈی ڈی سی ممبر جو ہیں وہ ہیں غلام نبی آزاد صاحب کے پونچھ میں، معاف کیجیے گا، پونچھ حویلی سے ریاض ناز صاحب آتے ہیں، وہ ڈی ڈی سی ممبر ہیں، غلام نبی آزاد کے سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، آزاد صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ عمران ظفر صاحب ہیں جو مینڈر کی ایک کانسٹیچوئنسی سے، وہ ڈی ڈی سی ممبر ہیں بلاک کے، اس بلاک کا جو ہے ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے غلام نبی آزاد صاحب کا۔ لیکن اگر بڑے لیول پر بات کریں کوئی اتنا بڑا چہرہ جو ہے خطہ پیر پنجاب کا، وہ غلام نبی آزاد کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ اننت ناگ کی اگر بات کریں تو اننت ناگ میں کوکر ناگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں غلام نبی آزاد صاحب کا ووٹ بینک ہے، وہاں آزاد صاحب کی کچھ پکڑ ہے، اس جگہ پہ آزاد صاحب کو ووٹ مل سکتا ہے۔ لیکن آج ایک فیصلہ لیا گیا ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی آج جو ہے وہ پہل کر دی گئی ہے اور اپنی پارٹی نے اعلان کیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں ظفر اقبال منہاس جو ہیں ان کو رجوری اننت ناگ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی سے بطور امیدوار اپنی پارٹی کی طرف سے بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا اور ہم نے بحث مباحثہ کیا تھا، ہم نے عوام سے بھی بات کی تھی، عوام کا رد و عمل بھی جاننے کی کوشش کی گئی تھی، ہماری طرف سے سیاسی گلیاروں کے جو الگ الگ سیاسی رہنما ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس ساری صورتحال کے اوپر نظر رکھی ہم نے اور جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا کچھ صورتحال رہے گی۔ ہم نے جب پہلے بھی رپورٹ کی تھی اور اس رپورٹ میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ رجوری اننت ناگ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی ایک ایسی کانسٹیچوئنسی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت سے لے کر علاقائی سیاسی جماعتوں سب کی نظر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کی پانچوں سیٹیں جو ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جولی میں جائیں گی، لیکن ابھی تک بھارتیہ جنتا پارٹی، جس کو اس نشست کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کسی مضبوط امیدوار کو اس نشست سے بطور امیدوار میدان میں اتارے گی، تو ایسا بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے فی الحال آج کی تاریخ تک نہیں کیا گیا۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اگر بات کریں تو موثوق ذرائع سے اگر بات ہو رہی ہے یا سیاسی گلیاروں کی بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب جو ہیں، غلام نبی آزاد صاحب کا وزیر اعلیٰ اور ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ڈیپ کے چیئرمین جو ہیں ان کو رجوری اننت ناگ پارلیمنٹری نشست سے وہ امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی سپورٹ کرے گی۔ یعنی کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا جاتا، بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنا اگر کینڈیڈیٹ اس نشست سے اس سیٹ سے نہیں اتارا جاتا ہے رجوری اننت ناگ سے، تو یہ کلیئر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے غلام نبی آزاد کی سپورٹ کی جائے گی۔ اب ناظرین اگر صورتحال اگر بات کریں اس نشست کی تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم نے ٹوپوگرافی کے حساب سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رجوری پونچھ کی ایک الگ سے ٹوپوگرافی ہے اور کلگام اور اننت ناگ کی یا شوپیان کا کچھ تھوڑا سا علاقہ جو ہے اس نشست میں ملایا گیا ہے، اس کی الگ سے ٹوپوگرافی ہے۔ اگر رجوری اور پونچھ کی بات کریں تو کافی ووٹ بینک فیکٹر ہے جو گجر اور پہاڑی کا رہے گا، جہاں گجر ووٹ بینک بھی ہے اور پہاڑی ووٹ بینک بھی ہے، لیکن اس طریقے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے میاں الطاف کو بطور امیدوار میدان میں اتارا گیا، تو میاں الطاف ایک ایسے امیدوار ہیں جو سبھی طبقہ فکر کے، جو سبھی برادریوں کے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میاں الطاف کا اعتماد جو ہے وہ سبھی برادریوں کا ہے، ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، اور میاں الطاف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو پہاڑی بھی ووٹ دیں گے، جن کو گجر بھی ووٹ دیں گے، جن کو ہندو برادری کا بھی ووٹ ملے گا۔ اس کے بعد اگر بات کریں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی تو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا خطہ پیر پنجاب میں تو اتنا زیادہ اثر رسوخ نہیں ہے۔ خطہ پیر پنجاب میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خطہ پیر پنجاب میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے، خطہ پیر پنجاب میں بھی ہے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ووٹ بینک، لیکن وادی کشمیر کی جو اننت ناگ کا جو ضلع ہے، اننت ناگ میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ اگر ساؤتھ کشمیر کی بات کریں تو ساؤتھ کشمیر میں اننت ناگ، کلگام، شوپیاں اور پلوامہ تھا، لیکن شوپیاں کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس سے کانسٹیچوئنسی میں لگایا گیا ہے، لیکن پلوامہ کو اگر نکال دیا تو اننت ناگ میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا کافی ووٹ بینک ہے۔ بھائی اگر کلگام کی بات کریں تو کلگام میں نیشنل کانفرنس کا بھی ووٹ بینک ہے، اور اننت ناگ کی بات کریں تو اننت ناگ سے بھی نیشنل کانفرنس کے 2019 میں امیدوار
बतौर मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए थे हसनैन मसूदी। तो इसमें यह दोहराया भी नहीं जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ भी इसमें नहीं है। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अपना वोट बैंक है। अगर डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद साहब की बात करें तो प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की, अगर मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो आजाद साहब का अगर वोट बैंक है तो वो कुकरनाग में वोट बैंक है और रजौरी पुंछ में थोड़ा सा लिमिटेड वोट बैंक है, ज्यादा वोट बैंक आजाद साहब का नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट करती है तो फिर पार्टी आजाद साहब भी कुछ ना कुछ फाइट दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, खासकर अगर रजौरी और पुंछ की बात करें तो रजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रोज कबल जो एक बहुत बड़ा पहाड़ी कबीला को जो शेड्यूल ट्राइब जुमले में दाखिल किया था, तो पहाड़ी लोगों का भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट करती है, अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती, तो काफी जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का कन्वर्ट करवा सकती है आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में, तो उसका एक फैक्टर रह सकता है। उसके साथ साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी की अगर बात करें तो रजौरी में अपनी पार्टी का भी वोट बैंक है। साबका वजीर हैं और चौधरी जुल्फकार अली का अपने इलाके में आज भी काफी दबदबा है और चौधरी जुल्फकार अली का एक ऐसा वोट बैंक है जिनके ऊपर चौधरी जुल्फकार अली की काफी मजबूत पकड़ है। एडवोकेट चौधरी कमर की बात करें तो वो भी साबका मेंबर असेंबली हैं, रजौरी से रह चुके हैं, और एडवोकेट कमर चौधरी की बात करें तो उनका भी रजौरी में अपने इलाके में वोट बैंक के ऊपर पकड़ है। उसके बाद अगर बात करें पुंछ की, तो शाह मोहम्मद तांतरे जो साबका एमएलए पुंछ थे, उनका भी अपना वोट बैंक है और उनकी भी कुछ वोट बैंक के ऊपर पकड़ है। उसके साथ साथ अगर बात करें बीडीसी चेयरपर्सन थे, पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर साहब, वो भी अपनी पार्टी से वाबस्ता है, उनका भी वोट बैंक है। उसके साथ साथ अगर जफर मनाज साहब की बात करें, जिनको बतौर उम्मीदवार अपनी पार्टी ने आज मैदान में उतारा, तो जफर मनाज साहब का भी इस इलाका में काफी वोट बैंक है, उसके ऊपर भी उनकी पकड़ है। शुपियां में फिलहाल वो रह रहे हैं, मकाम पजीर हैं, तो शुपियां में भी जफर मनाज साहब का वोट बैंक है। और अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी भी इस नशिस्त के ऊपर फाइट कर सकती है, अपनी पार्टी भी इतना अच्छा खासा वोट ले सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जाता तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीधी टक्कर जो है वो होने वाली है इस नशिस्त के हवाले से। नाज़रीन, हमने पहले भी आपको बताया था और हमने उस डिबेट में भी जो पहले भी रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के इलाकाई जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मुस्तकबिल इसी नशिस्त के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाब भी होने वाले हैं और ये इंतखाब जो है पार्लियामेंट का, ये इन सियासी जमातों के लिए, खासकर अगर हम बात करूं रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जिस सियासी जमात की पकड़ ज्यादा मजबूत रहेगी, तो उसका आने वाले वक्त में जब असेंबली के इंतखाब होंगे तो उसके ऊपर भी काफी असर रहेगा। ये इंतखाब असेंबली के ऊपर भी काफी छाप छोड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके जो दो सूबों को मिला रही है। अगर जम्मू सूबा की बात करें तो जम्मू सूबा के 2 जिला जो अजला हैं जो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, और कश्मीर सूबा के 3 अजला हैं जो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है इस इंतखाब के हवाले से तो वो रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। सियासी जमातों की अगर बात करें, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका आने वाला मुस्तकबिल का फैसला इसी नशिस्त से होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। तब तक के लिए दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।